सभी का आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर क्लास 12th मैथ का आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। इसमें आपके सिलेबस में अब मात्र 3 प्रश्नावली एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3 और मिसलेनियस इतना ही आपके सिलेबस में अब रह गया है, जिसमें मैंने 13.1 और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट 13.2 और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है बता दिया मैंने। साथ में 13.3 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो बेज प्रमेय और आपका टोटल प्रोबेबिलिटी यानी संपूर्ण प्रायिकता, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित आपका 13.3 है, जिसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दिया है। यानी कि बेज प्रमेय का निगमन मैंने करा दिया है पिछले वाले क्लास में, और साथ में टोटल प्रोबेबिलिटी का भी आपको फार्मूला बता दिया है। तो उसी पे आधारित एक्सरसाइज 13.3 है। तो आज हम 13.3 को कवर करने वाले हैं। पूरा एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एक्सरसाइज लंबी है, इसके क्वेश्चन में लैंग्वेज है, तो मुझे 1 से 2 पार्ट लगेंगे इसे कंप्लीट कराने में। लेकिन इसके क्वेश्चन बच्चे देख के घबरा जाते हैं, क्योंकि सवाल बड़ा अटपटा सा लगता है। अटपटा इसलिए क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी सी कठिन होती है। सवाल आसान होता है, भाषा कठिन होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में इसको पढ़ाऊंगी ताकि आपको सभी बातें अच्छे से क्लियर हो सके। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन यानी सबसे लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर बनेगा तो इसी प्रश्नावली से बनने वाला है। तो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए 13.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपको लंबा चौड़ा दिखेगा, छोटा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है नहीं। आइए देखते हैं दिया क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं, यादृच्छिया एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में गेंद वापस से रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में से फिर से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि 13.3 बेज प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता पर आधारित है। तो बेज प्रमेय के सवाल की एक ही निशानी है, उसमें उत्तर आपको पता होता है। उसमें लास्ट में देगा, अगर ये बेज प्रमेय का सवाल होता तो ये देता कि लाल गेंद यदि निकाली जाती है तो क्या प्रायिकता है कि पहली बार लाल गेंद निकाली गई थी, ऐसे पूछता। लेकिन ऐसा इसमें नहीं दिया है, यानी कि ये बेज प्रमेय का नहीं है, ये संपूर्ण प्रायिकता का है। उसके भी संपूर्ण प्रायिकता के 2 से 3 सवाल ही है इस प्रश्नावली में, बाकी सब बेज प्रमेय से है। तो आइए देखते हैं। पहले सवाल को अच्छे से समझिए। कह रहे कलश में कुल गेंद कितनी है। अगर हम एनएस की बात करें यानी कुल गेंद, इसे कहेंगे कुल गेंद। कुल गेंद कितनी है? एनएस बराबर 5 आपके पास रेड गेंद बॉल्स है और आपके पास 5 काली गेंद है, यानी 5 ब्लैक बॉल्स है। 5 रेड और 5 ब्लैक, यानी कि टोटल आपके पास 10 गेंदें हैं। टोटल आपके पास 10 गेंद हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, वैसे करते जाइए। कह रहा है यादृच्छिया से एक गेंद निकाल ली जाती है। तो भाई एक गेंद अपने मर्जी से निकाली जा रही है, तो क्या वो गेंद लाल भी हो सकती है, वो गेंद काली भी हो सकती है। तो यहाँ दोनों की संख्या भी बराबर है, तो प्रोबेबिलिटी भी बराबर बराबर होगी। तो यहाँ केस फर्स्ट यहाँ पे आएगा। केस फर्स्ट क्या है? माना पहली गेंद जो निकल रही है, पहली गेंद एक ही गेंद निकल रही है, लाल है, लाल है। तब लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अगर देखें, अगर हम मान लेते कि पहली बार जो गेंद निकल रही है वो लाल है, यहाँ 2 केस बनेंगे, लाल भी निकल सकती है, काली भी। तो लाल अगर निकल रही है, अगर इसकी प्रायिकता को हम आर से दर्शाए, पी आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यानी रेड, तो कितनी होगी? लाल गेंदों की संख्या कितनी थी? 5 थी, 5 थी, और टोटल गेंद कितनी थी? 10 थी। तो 5/10 यानी कि 1/2 हो जाएगी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है जो गेंद
निकाली जाती है। निकाल दिया, मान लिया केस फर्स्ट में लाल गेंद निकली, उसके बाद क्या इसका रंग नोट करने के बाद कलश में वापस से रख दिया जाता है। निकालने के बाद रंग नोट हो गया कि लाल रंग का था, तो वापस से कलश में रख दिया। तो कलश में 10 गेंद थी, अभी भी 10 ही गेंद रह जाएगी क्योंकि वापस से रख दे रहे हैं। फिर पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद कलश में फिर रखी जाती है। यानी जो गेंद आपने निकाला उसको तो रखा ही, जिस कलर का निकाला उसी कलर का 2 और गेंद कलश में रख दिया गया। तो अभी केस फर्स्ट में हमने लाल गेंद निकाला है, तब पुनः हमने क्या किया है, तो पुनः क्या हो रहा है कि पुनः जो रंग की गेंद निकली है उस रंग की 2 और गेंद उसमें रखी जा रही है। तो पुनः अब कलश में क्या हो जाएगा, 2 अन्य लाल गेंद, चूंकि हमने लाल गेंद निकाला है तो लाल गेंद कलश में रख दी जाती है, रखी जाती है। अतः अब कलश में क्या हो जाएगा, कलश में अब क्या हो जाएगा भाई, 5 रेड थी, 2 और रेड हो गई, तो 5 2 7 रेड और प्लस 5 ही ब्लैक अभी भी है, यानी टोटल 12 गेंद हो गई। टोटल 12 गेंद जिसमें 7 रेड है और 5 ब्लैक है। तो अब क्या हो रहा है, रख दी जाती है तथा कलश में से पुनः एक गेंद निकाली जाती है, तो दूसरी वाली गेंद भी लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है। अच्छा, अब एक और गेंद निकाली जाती है, तो इसके लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अब पुनः लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, दूसरी वाली गेंद जो है वो भी क्या हो, लाल हो। इसकी क्या प्रायिकता है, इस हिसाब से केस फर्स्ट के हिसाब से अब कुल कितनी लाल गेंदें हैं, 7 है, तो अनुकूल 7 है, कुल कितनी है, 12 है। अब NS 12 हो गया, तो 7/12 हो जाएगा। ये केस फर्स्ट से आया, पहली गेंद निकाला, फिर उसी कलर का 2 और बॉल रखा, तो टोटल अब बदल गया, और फिर दूसरी भी लाल निकालना है, तो लाल की प्रायिकता। ये केस फर्स्ट से आया, लेकिन पहली बार जहाँ केस 1 बना वहीं केस 2 भी बन सकता था ना। पहली गेंद को थोड़ी ना कह रहा है कि लाल ही निकालना था, पहले तो एक गेंद कह रहा है, तो एक गेंद लाल भी निकल सकता था, काला भी तो निकल सकता था। तो पहले वाला गेंद हमने लाल पे ले लिया। केस 2 कहता है कि माना पहली गेंद काली है, तब प्रायिकता क्या होगी बताइए। काली गेंद पहली वाली है, इसकी क्या प्रायिकता है, तो पहली बार में कितना था, 5 रेड 5 ब्लैक, तो 5 होगा अनुकूल क्योंकि ब्लैक निकाल रहे हैं, कुल अभी भी 10 है, यानी इसकी भी प्रायिकता 1/2 है। अब फिर वही कहानी, इसको निकालने के बाद वापस कलश में रख दिया जाता है, और जिस कलर का ये है वो रंग नोट करके उसी कलर का 2 और गेंद कलश में वापस से रखा जाता है। तो अब कलश में क्या हो जाएगा, अब कलश में पुनः 2 अन्य काली गेंदें रखी जाती हैं, काली गेंद रखी जाएगी। तो बताइए 2 और काली गेंद रखने पर अब गेंद क्या हो जाएगा, अतः अब कितनी हो जाएगी, अब 5 रेड थी तो 5 रेड ही रहेगी, हम काले रंग का गेंद बढ़ा रहे हैं तो 7 हो जाएगा। 5 ब्लैक पहले से था, 2 ब्लैक और रख दिया तो 7 अब ब्लैक हो जाएगा, तो कुल गेंद 12 फिर हो जाएगी, 12 गेंद अब फिर से हो जाएगी। अब दूसरी बार तो हमें लाल ही निकालना है, तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो अब यहाँ दूसरी गेंद निकालिए, अतः दूसरी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, की प्रायिकता यहाँ निकाल देंगे, कितनी आएगी, अनुकूल बटे कुल, तो इस बार लाल ही निकाला, दूसरी बार नहीं, कोई भी हो सकता है। यहाँ पहली बार भले 2 केस बना, दूसरी बार तो लाल ही कहा है, तो लाल ही निकालना है, तो लाल अभी भी तो 5 ही है, तो अनुकूल 5 ही होगा, और बटे में कुल तो हो गया 12, 5/12। अब फाइनली आपसे पूछा है कि दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता कुल कितनी होगी, तो केस फर्स्ट से भी
प्रायिकता कितनी होगी बतानी है। अतः दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यही आपका टोटल प्रोबेबिलिटी पीए होता है। अब यहाँ पे पीए यानी कि संपूर्ण प्रायिकता, संपूर्ण प्रायिकता किसकी, दूसरी गेंद लाल होने की संपूर्ण प्रायिकता क्या होगी। हमने संपूर्ण प्रायिकता का कॉन्सेप्ट आपको पिछली क्लास में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक करके वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बेंच प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता का। ध्यान दीजिए क्या होता है एक्चुअल में दोनों ही केस में या दो से ज्यादा भी केस हो सकते हैं। संपूर्ण प्रायिकता में क्या कहता है, पहला केस और उसकी वजह से जो सप्रतिबंध प्रायिकता आई हो उसका गुणनफल प्लस दूसरा केस उसका जो सप्रतिबंध प्रायिकता है उसका गुणनफल जोड़ देंगे, वही संपूर्ण प्रायिकता है। यानी कि पहले हमने क्या किया, पहले केस में लाल गेंद चुना, उसकी प्रायिकता लाल गेंद के बाद जब दूसरी गेंद निकाले तो वो भी लाल हो, इसकी प्रायिकता का गुणनफल केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड में हमने काली गेंद चुन लिया पहली बार, फिर भी दूसरी गेंद लाल है, इसकी प्रायिकता, तो ये हल करने पर जो आएगा यही संपूर्ण प्रायिकता है। हमें टोटल दूसरी गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता पूछनी है, तो दूसरी गेंद लाल यहाँ भी मिल रही, यहाँ भी मिल रही, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो आएगी आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी लाल गेंद होने की दूसरी गेंद की। तो यही आप हल कर दीजिएगा। हर बराबर है दोनों का, 24 तो अंश जुड़ जाएगा, 7 और 5 12/24 यानी कि आएगा 1/2 इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की फेर है, संपूर्ण प्रायिकता का ही है। पहली घटना उसके वजह से जो दूसरी जो पूछा है वो प्लस दूसरे केस में काली गेंद के चुने जाने की संभावना और फिर उसके बाद फिर लाल, दूसरी लाल ही है दोनों के ही केस में, चाहे पहली बार आपने काली निकाला हो चाहे लाल निकाला हो, लेकिन दूसरी गेंद लाल ही निकालनी है, तो दोनों ही केस में लाल गेंद निकल रहा है, तो दोनों की ही प्रोबेबिलिटी को जोड़ते हैं तो वही संपूर्ण प्रायिकता लाल गेंद दूसरी हो उसकी आती है। तो ये है आपके टोटल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन, और ये 6 से 7 नंबर से कम में नहीं आने वाला आपके पेपर में, इसे नोट करिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आइए पढ़ते हैं सवाल नंबर 2 को, और ये बेज प्रमेय पे सवाल आ गया आपका। आइए देखिए सवाल नंबर 2 दिया, एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से गेंद यहाँ छूट गया, एक गेंद को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो यहाँ मैं वही कहती हूँ, बेज प्रमेय की पहचान ही यही है। कितने बच्चे एग्जाम में पहचान ही नहीं पाते कि सवाल बेज प्रमेय पे दिया है या किसी और चीज पे दिया है। तो बेज प्रमेय की पहचान ही यही है, उसमें जो निकालना है वो दे दिया होता है, पीछे जाके क्वेश्चन पूछता है, यानी कि ये प्रतिलोम प्रायिकता है। यहाँ दे दिया है कि जो गेंद निकाली जाती है वो लाल है, तो ये बताइए कि जो गेंद है वो पहले थैले की थी, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ सवाल को लगाएंगे, देखिए क्या दिया है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, तो हमने एक थैला ले लिया और इसमें जो गेंदें हैं इसको नोट कर लीजिए। एक थैला है, थैला फर्स्ट वाला जो थैला है इसमें 4 लाल यानी कि 4 रेड और कितनी है और 4 ब्लैक बॉल्स हैं पहले थैले में, और एक थैला नंबर 2 है और इस थैले में क्या है, इस थैले में दिया है 2 लाल और 6 काली गेंद, यानी कि 2 रेड है और प्लस 6 ब्लैक बॉल्स हैं। यहाँ पे 2 थैले हैं, थैला नंबर 1 और थैला नंबर 2, और दिया है इसमें 4 लाल और 4 लाल 4 काली गेंद, इसमें 2 लाल और 6 काली गेंद है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, दोनों थैलों में से एक गेंद को यादृच्छिक चुना जाता है, गेंद नहीं है, दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है, यानी थैले को चुना जाता है। यहाँ गेंद जो था वो सही लिखा था, गेंद नहीं रहेगा, थैले को चुनने की बात कर रहा है। दोनों थैलों में से पहले एक थैला चुन लिया जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। तो ये पता हो गया ना कि जो गेंद निकाली जाती है वो लाल है, तो हमें हमेशा बताते हैं जो पता होता है उसे ए मानते हैं। तो माना, यहाँ पे मान लेंगे, माना
लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता है, निकाले जाने की प्रायिकता है, ठीक है। ए को मान लीजिए जो दिया होता है वही मान लेते हैं ए, जो ज्ञात होता है। ए बताता है कि लाल गेंद निकाली जाती है। अब यहाँ दो थैले हैं तो पहले वाले थैले को घटना E1 मान लीजिए, दूसरे थैले को E2 मान लीजिए, क्योंकि थैला चुनने की भी बात है तो E1 को मान लीजिए E1 क्या है, पहले थैले को चुनना। E1 दर्शा रहा है पहले थैले को चुनना। E2 क्या है, E2 को मान लीजिए दूसरे थैले, यहाँ दूसरे थैले को चुना जाता है, दूसरे थैले को चुना जाता है, चुनना। यहाँ पे यही मान लेंगे, E1 को मान लेंगे पहला थैला चुना जाता है, E2 मान लेंगे दूसरा थैला चुनने को दर्शा रहा है, और A को मान लिए लाल गेंद है। अब क्या करना है हमें, अब जो कह रहा है वो करना है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। यानी कि आपसे पूछा क्या है, यहाँ से देखिएगा, हमें पूछा है P पहले थैले की यानी E1/A, लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है, इस बात की प्रायिकता ये आपको निकालनी है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहली बात तो पहला थैला चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। अगर मैं पूछूं P1 क्या होगा, पहले थैले के चुने जाने की प्रायिकता होगी क्या, तो P1 आपका क्या होता है, थैले आपके कितने हैं, 2 है, तो अनुकूल क्या है 1, क्योंकि 2 थैले हैं तो दोनों के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, तो आधा आधा होगी, आधा इसकी हाफ हाफ, तो P1 कितना होगा, आधा। और यहाँ पे Pe2 क्या होगा, Pe2 भी आपके पास हो जाएगा आधा, क्योंकि 2 थैले हैं, दोनों की चुने जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर ही होगी, चाहे पहला थैला चुनिए चाहे दूसरा चुनिए, यानी आधा प्रायिकता इसकी आधा इसकी, दोनों मिला के पूरा, ठीक है। अब थैला चुनने की प्रायिकता हो गया। अब कौन सी गेंद है, लाल गेंद है, तो अगर आपने पहला थैला चुना तो पहला थैला चुन लिया तो शर्त बन गया ना, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं यहाँ भी है। तो पहला थैला चुना तो गेंद जो निकाल रहे हैं पहले थैले की लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पहले थैले के चुनने के बाद लाल गेंद चुन रहे हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है, तो पहले थैले में लाल गेंद है कितनी, 4 है, तो 4 में से कोई भी होगी, और पहले थैले में कुल गेंदें कितनी हैं, 4 4 8 है, ठीक है। इसको काटिएगा कहीं से नहीं, काटिएगा नहीं, हल हो जाएगा लास्ट में, नहीं तो काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा ये हो गया। अगर मान लीजिए पहला थैला चुने तब लाल गेंद निकल रही है, अगर हमने दूसरा थैला चुन लिया होता, दूसरा थैला, उसके बाद लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होती, ए दर्शा रहा है लाल गेंद को, तो ये होता दूसरे थैले में 2 ही लाल गेंद है तो 2 में से ही होती, और टोटल गेंद 6 और 2 8 है तो 8 होता, ठीक है। यहाँ पे अब यह काटेंगे आप तो 1 से 4 बार में 1/4 आ जाएगा, ठीक है। सारे मान आ चुके हैं। अब बेज प्रमेय क्या कहता है, बेज प्रमेय कह रहा है, बेज प्रमेय कहता है, क्या पूछा है आपसे, इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से थी, तो बेज प्रमेय कहता है कि P1/A क्या होता है, यानी लाल गेंद पहले थैले से थी, इस बात की क्या प्रायिकता है, तो ये कहता है जो यहाँ है वही यहाँ, यानी कि Pe1, यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे, Pe1 गुणे PA/E1, जो पूछ रहा है वो ऊपर भी रहेगा और नीचे क्या होगा, नीचे संपूर्ण प्रायिकता, यानी कि Pe1 गुणे PA/E1 और प्लस Pe2 PA/E2, नीचे संपूर्ण प्रायिकता यानी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, ऊपर जिसको पूछ रहा है पहले थैले से थी क्या प्रायिकता होगी, तो यहाँ पहले थैले की कंडीशन है, नीचे दोनों का ही लिखा जाता है। यही बेज प्रमेय है, बेज प्रमेय का निगमन मैंने करा दिया है पिछले क्लास में।
आइए अब इसमें सभी का मान यहाँ पे रख लेते हैं। P1 का मान आधा है, P2 का भी मान आधा है, हमने निकाला है ऊपर, तो आधा और गुणे A/E1 क्या है, A/E1 का मान भी 1/2 आया है, ठीक है। और नीचे में रखेंगे मान इसका P1 गुणे A/E1 यानी आधा गुणे आधा, और प्लस P2 का मान भी 1/2 है और गुणे में A/E2 का मान 1/4 है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं अगर सिंप्लीफाई करके इधर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें 1/4 क्या मिल जाएगा, ऊपर में 1/4 मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 1/4 और नीचे में क्या मिलेगा 1/4 यहाँ पे है और 1/4 यहाँ पे है। दोनों में से 1/4 आप कॉमन ले लीजिए, 1/4 ले लीजिए कॉमन, यहाँ भी है यहाँ भी, तो यहाँ बच जाएगा 1/4 कॉमन ले लिया, 1 बच गया, यहाँ पे 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा, 1/4 पूरा आपका कट जाएगा, आएगा क्या यहाँ से 1/, ये एक में आधा जुड़ेगा तो ये 3/2 आता है और ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये 2/3 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये किसका मान है, जरा यहाँ पे हम लिख दें, ये मान किसके बराबर है 2/3, यहाँ पे हमने लिया था P1/A का मान, यही मान है P1/A का मान है 2/3, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। P1/A क्या दर्शा रहा है, लाल गेंद अगर निकली है तो पहले थैले की थी, इस बात की प्रायिकता, ठीक है। यही पेज प्रमेय पे है सवाल और सारे ही सवाल पेज प्रमेय पर ही है। सवाल लंबी है लेकिन प्रोसेस यही सब में रहेगा। एक क्वेश्चन अगर अच्छे से क्लियर नहीं भी हुआ है तो अगला जरूर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। लंबा चौड़ा काफी ज्यादा हो सकता है, आपको बोर्ड पे अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो क्योंकि छोटा छोटा लिखा है, जगह कम होने की वजह से। तो आप इस क्वेश्चन को अपने बुक में खोल के भी देखते रहिए, सलूशन यहाँ से देखिए, क्वेश्चन को आप बुक में मिलाते रहिएगा। आइए देखिए सवाल क्या दिया है। यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। एक विद्यालय है उसके 60% स्टूडेंट छात्रावास यानी कि हॉस्टल में रहते हैं और 40% हॉस्टल में नहीं रहते हैं, उन्होंने हॉस्टल नहीं लिया है। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% तथा छात्रावास में न रहने वालों छात्रों में से 20% छात्रों ने कक्षा में ए ग्रेड लिया है। तो वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छिक चुना गया और पाया गया उसे ए ग्रेड मिला है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है। बेज प्रमेय यही है, उल्टा प्रतिलोम प्रायिकता है ये, यानी आपको ए ग्रेड मिला है पता है लेकिन वो छात्रावास में रहने वाला था, इस बात की प्रायिकता पूछ लिया। सवाल को एक बार समझिए। कह रहा है एक विद्यालय है, इसमें कुछ स्टूडेंट हैं जिसमें 60% स्टूडेंट जो हैं वो हॉस्टल में रहने वाले हैं और बाकी 40% ने हॉस्टल नहीं लिया, ठीक है। 40% ने हॉस्टल को ज्वाइन नहीं किया, 60% हॉस्टल वाले हैं। उसमें से अब देखिएगा जो हॉस्टल वाले हैं ना, उसमें क्या है छात्रावास में रहने वाले 30% स्टूडेंट ए ग्रेड लाए हैं और देखिए यहाँ पे न रहने वाले ने और छात्रावास में न रहने वालों में से 20% ने ए ग्रेड लिया है, यानी जो हॉस्टल ज्वाइन किए हैं उन विद्यार्थियों में से 30% ने ए ग्रेड पाया और जो लोग ज्वाइन नहीं किए हॉस्टल को उसमें से 20% स्टूडेंट ए ग्रेड पाए। तो कह रहा है कि वर्ष के अंत में सभी विद्यालय के विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी को चुना गया और यह पाया गया कि उसने ए ग्रेड पाया है। तो प्रायिकता बताइए कि वो हॉस्टल में रहने वाला विद्यार्थी था, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक ही काम करना है, जो पता हो जो ज्ञात हो उसे आप ए मानते हैं, लेकिन ए मानेंगे तो यहाँ ए ग्रेड भी है तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर जो ज्ञात है उसे ए हम मान ले तो ए ग्रेड भी दिया तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम कुछ और मान लेते हैं। आइए यहाँ पे मान लेते हैं, माना क्या मान लिया, ई दर्शा रहा है ए ग्रेड पाने वाले विद्यार्थी को, ए ग्रेड पाने वाला विद्यार्थी
एक किसे दर्शा रहा है? ए ग्रेड जिसने पाया उसको दर्शा रहा है। अब यहाँ दो कैटेगरी के छात्र बट गए, छात्रावास में रहने वाले और छात्रावास में ना रहने वाले। सवाल भी यहीं पर बना है, वह छात्रावास में रहने वाला है इसकी प्रायिकता, यानी कि यहाँ दो कैटेगरी। यहाँ E1 को मान लीजिए, E1 मान लीजिए क्या दर्शा रहा है? छात्रावास में रहने वाले, छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी को दर्शा रहा है, रहने वाले विद्यार्थी। और E2 को मान लीजिए, E2 क्या दर्शा रहा है? छात्रावास में न रहने वाले, छात्रावास में न रहने वाले विद्यार्थी, न रहने वाले विद्यार्थी को दर्शा रहा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है ये भी जानना जरूरी है। आपसे पूछा है कि अगर ए ग्रेड जिसे मिला है और विद्यार्थी छात्रावास में रहने वाला था, यानी कि आपको प्रायिकता निकालना है छात्रावास में रहने वाले का, यानी छात्रावास में रहने वाला आपने क्या माना है? E1 माना है, तो P(E1) निकालना है अगर ए ग्रेड इसे मिला है, ये निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे दो कैटेगरी है, छात्रावास में रहने वाले की और न रहने वाले की, वो दिया है प्रायिकता, तो P(E1) यहाँ क्या होगा? P(E1) यानी कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की कुल पॉसिबिलिटी कितनी है ये खुद ही दे रखा है, प्रायिकता ही दिया है 60%, यानी 100 में से 60% विद्यार्थी छात्रावास में रहने वाले हैं। यहाँ भाग देंगे आप तो कट जाएगा 0.6 आएगा, 0.6। और P(E2) क्या आएगा? P(E2) माने क्या? छात्रावास में न रहने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो ये भी उसने दे दिया 40% है, तो 40% का मतलब है 40/100, 100 में से 40 यानी 0.4। ठीक है, पॉइंट में बदल दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों की छात्रावास में रहने की और न रहने की प्रायिकता हो गई। अब छात्रावास में रहने वालों में से सभी ने थोड़ी ना ए ग्रेड लाया है, कितनों ने लाया है? 30% में। देखो छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% थे, तो ए ग्रेड लाने वाले कितने होंगे? यानी ए ग्रेड लाने वाले E1 में से ए ग्रेड लाने वाले, यानी छात्रावास में के ए ग्रेड लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 30% दिया है, 30% यानी कि 30/100, यानी अगर 100% लोग हैं छात्रावास में तो उसमें 30 को ही ए ग्रेड मिला है, यानी कि हो गया आपका 0.3। इसी तरह यहाँ देखें अगर कि जो छात्रावास में नहीं है उनमें कितनों को ए ग्रेड मिला, यानी कि P(E2) में से कितने लोगों को ए ग्रेड मिला। ए ग्रेड को हम यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने क्या माना है? ई माना है, तो यहाँ ई लिखेंगे। यहाँ ए आदत हो गई है बेज प्रमेय में, ए को ही हमने लिया था तो इसलिए ए लिख दिया मैंने। यहाँ पे ई होगा, सॉरी ये E1 है ऊपर ही, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? ई। ए लेते हैं हम लोग, लेकिन ए खुद ए ग्रेड दिया है इसलिए सिंबल चेंज कर दिया बस। तो क्या होगा? कितने लोग थे? 20% ऐसे हैं, 20%। तो 100 में से 20 लोग ही ऐसे हैं जिनको ए ग्रेड मिला जो छात्रावास के नहीं थे, यानी 0.2। अब बस क्या है? बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय कहता क्या है? बेज प्रमेय कहता है, क्या पूछा है? कह रहा है अगर एक विद्यार्थी चुना गया उसे ए ग्रेड मिला है तो इस बात की प्रायिकता बताइए कि वह छात्रावास में रहने वाला है, इसे ए ग्रेड मिला है, यानी कि छात्रावास में रहने वाला है, इस बात की क्या प्रायिकता है अगर उसे ए ग्रेड मिला है? सॉरी ए नहीं लेंगे, यहाँ सिंबल हमने ई लिया है ना ए का, क्योंकि ए ग्रेड भी दे रखा है, तो P(E1)/E पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E1 क्या दर्शा रहा है? छात्रावास में रहने वाला, तो P(E1)/A, सॉरी ए बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है क्योंकि ए फार्मूले में मैंने बताया था ई हो जाएगा, E1/E क्या होगा? तो जो यहाँ पूछेगा वो ऊपर में होता है, यानी कि आपका P(E1) × P(E)/E1, और बटे में पूरा होता है P(E1) ये खड़े × P(E)/E1, E/E1 और प्लस P(E2) यहाँ पे P(E2) और पूरे P(E)/E2 पूरा का पूरा
और PE/E1 का मान क्या है यहाँ निकाला है, यानी कि छात्रावास में रहने वाले का A ग्रेड पाने वाला कितने हैं 0.3 है, बटे यहाँ पे क्या है खड़े पूरा, तो PE1 यही सेम चीज है 0.6, PE/E1 यही 0.3 है, और प्लस यहाँ पे PE2 क्या आया था 0.4 आया था, गुणे में PE/E2 क्या था, ये था 0.2। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे प्रश्न कह देता छात्रावास में न रहने वाला था, इस बात की क्या प्रायिकता है, तो E2 वाला पोर्शन ऊपर हो जाता और नीचे तो ये दोनों ही रहता है, नीचे दोनों ही रहता तब E2 ऊपर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे कितना आएगा 6×3 = 18, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ से 0.18 और नीचे भी 0.18 होगा, और ये हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8, यहाँ पे 0.08 आएगा। जोड़ देंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे इसको तो 0.18 है ही, नीचे क्या हो जाएगा 8 8 16 यानी 0.26 आ जाएगा। 2 अंक पे ऊपर भी दशमलव है, 2 अंक पे नीचे भी दशमलव है, तो दशमलव हट जाएगा और सीधे सीधे कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा PE1/E क्या आ जाएगा 18/26, यानी कि 18/26, और काटेंगे तो आपका 2 से कटेगा 9 बार, 2 9 18/13 बार, 13 दूनी 26, तो यहाँ से 9/13 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 9/13। यानी कि इस बात की क्या प्रायिकता है, अगर चुना गया बच्चा A ग्रेड पाया है तो वो छात्रावास का रहने वाला था, क्योंकि E1 छात्रावास को दर्शा रहा है। यही अगर पूछ लेता छात्रावास में न रहने वाला था तो आपको PE2/E निकालना पड़ता है, इस केस में ये ऊपर हो जाता यहाँ पे और नीचे तो ये टोटल रहता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक क्वेश्चन, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो रहा है समझने में आज की क्लास को, तो 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है 6 से 7 नंबर आपको दिलाने वाले हैं। ये छोटा सा सोल्यूशन आपको भले दिख रहा है, क्वेश्चन की तुलना में सोल्यूशन छोटा है, इसका क्वेश्चन लंबे हैं, लेकिन क्वेश्चन समझने में बच्चे को टाइम लगता है एग्जाम में, इसलिए इस पे 6 से 7 नंबर पे ही ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रश्नावली को मिस मत करिएगा और सभी दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और ये 6 से 7 नंबर का अकेला एक्सरसाइज आपके अंदर एग्जाम में वेटेज रखता है, तो इसे कंप्लीट जरूर करिएगा। और अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले कोर्स साथ में वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे तक। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।